हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले इम्पोर्टेंट श्लोक की सीरीज़ को, और इसमें हमारी वीडियो नंबर 3 रहने वाली है। वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर लिया था, और इस वीडियो में हम यहाँ पर क्रिया शरीर पेपर फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट श्लोक्स हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद करनी है क्योंकि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह आपको यहाँ पर ही देखने को भी मिल जाएंगे। देखो, अगर आप श्लोक को कर लेते हो तो आपके क्या प्लस पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, उसके बाद मैं इसे स्टार्ट करूँगा। ठीक है। जैसे मान लो किसी की अगर राइटिंग ख़राब है, ठीक है, और अगर वो श्लोक लिख देता है तो फिर उसकी राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाता है। टीचर समझता है कि श्लोक लिखा है, बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे, तभी वो श्लोक को लिख पा रहा है। ठीक है। तो अगर राइटिंग ख़राब है, श्लोक लिख देते हो तो उससे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन वो श्लोक नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनके राइटिंग ख़राब होने की वजह से नंबर कम आते हैं या फिर सप्ली भी लग जाती है कभी कभी बगैर अभी कभी कभार। ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये होता है, श्लोक लिखने से आपके ऑलरेडी नंबर इंक्रीज हो जाते हैं और आपकी कॉपी का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो होता है पीजी पर्पस के लिए, क्योंकि आज ना कल तो आपको पीजी में आना ही होगा, और जब पीजी में आओगे तो वो श्लोक काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए पीजी पर्पस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं श्लोक। मैं ज़्यादा श्लोक नहीं कराता, जैसे कि मैंने पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 श्लोक्स और 2 के अंदर 14 श्लोक्स, तो टोटल मिला के 40 श्लोक भी नहीं हो रहे आपके। इनको कर लेते हो तो वेल एंड गुड आपके लिए, और आपका रेफरेंस भी याद करना ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे क्रिया शरीर के। तो क्रिया शरीर में 45 श्लोक्स होंगे, ज़्यादा नहीं है। उनमें से 5 से 10 कम से कम रिपीट आपको मिल जाएंगे, जो कि मैं पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ा चुका हूँ। और जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे जो श्लोक्स है वो रिपीट होते चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट श्लोक्स होते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने शरीर की परिभाषा के साथ। तो जब हम चैप्टर फर्स्ट देखेंगे क्रिया शरीर का, जिसका नाम है शरीर शारीर एवं क्रिया शरीर, तो उसमें जो सबसे पहले जो श्लोक आता है वो होता है शरीर। जैसे नाम से ये क्रिया शरीर सब्जेक्ट हमारा है, तो क्रिया शारीर है। तो उस शारीर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। देखो, शारीर क्या एक ग्रंथ है जिसके अंदर हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं। तो शरीर क्या होता है, शरीर की परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं। इसमें बताया गया है कि शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम भूतम पंच महाभौतिकम विकारम समुदाय त्वकम संयोग वाही। ये चरक सारे स्थान 6 का श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि चेतना का अधिष्ठान, देखो जो चेतना का अधिष्ठान है वो मतलब जो चेतना का अधिष्ठान है, देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो, ज़्यादा कुछ इसमें खास ऐसा है नहीं। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो पंच महाभूत है, कि पंच महाभूत में जब आत्मा का सहयोग होता है तब जाके क्या बनता है, शरीर बनता है। ठीक है। अब जो ये सारा शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें जो भी वेरिएशन आती है हमारे बॉडी में, हड्डी बनती है किसी से, नखून बन रही है, कोई ऑर्गन बन रही है, कोई कहीं ना कहीं 5 महाभूतों से मिलकर बनाए होते हैं। जैसे कि धातु है, रस है, रक्त है, इन सभी में क्या होते हैं, अपने अपने महाभूत होते हैं। वो भी किससे बने होते हैं, पंच महाभूत से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जो आत्मा और पंच महाभूतों के जो विकार है, ठीक है, इनका जो समुदाय है, इनका जो ग्रुप है, वो सारा क्या कहलाता है, शरीर कहलाता है। ठीक। और जो पंच महाभूत रहते हैं हमारे शरीर में, वो साम्य अवस्था में, कह रहे हैं साम्य अवस्था में रहते हैं। साम्य अवस्था में सहयोग कर सारे कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतनम पंच महाभूत विकार समुदाय त्वक रूप संयोग भाई। मतलब कि जो चेतना अधिष्ठान का वो होता है कि जब पंच महाभूत और आत्मा का सहयोग होता है तो उसमें चेतना आती है। ठीक है। चेतना को हम आत्मा से रिलेट कर सकते हैं कभी कभार। ठीक है। और इनका कैसा जो समुदाय, मतलब इनके जो विकार्स होते हैं पंच महाभूत और आत्मा के मिलने से, तब जाके कह रहे शरीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है। ज़्यादा इतना कन्फ्यूज नहीं होना है इस श्लोक में। नॉर्मल सा बात यही बताया गया कि पंच महाभूत और आत्मा के विकार से शरीर बनता है। फिर आता है शरीर का निर्माण। देखो, शरीर का निर्माण में बताया गया है कि शुक्र सोनी। देखो, शुक्र शरीर के निर्माण के अंदर हम इसमें 2 डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम गर्भ की डेफिनेशन, दूसरी जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम यहाँ पर शरीर का निर्माण पंच महाभूत से कैसे होता है। ठीक है। तो पहला आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जब शुक्र शोणित गर्भाशयम अस्तम आत्यम प्रकृति विकार समूर्चते थे गर्भात्युचते। मतलब हम गर्भ किसे कहते हैं, जब शुक्र और शोणित का गर्भाशय मतलब यूटेरस के अंदर, ठीक है, मतलब शुक्र और शोणित के गर्भाशय में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर तो प्रकृति, देखो प्रकृति विकार युक्त, प्रकृति और विकार युक्त आत्मा का सहयोग होता है तो गर्भ बनता है। देखो, इसको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रही है कि जो शुक्र है और जो शोणित है,
शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है तो कहाँ पर होता है, वो गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है, और इसमें आत्मा और देखो प्रकृति और विकारयुक्त आत्मा के साथ जब संयोग होता है तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो इसमें शुक्र और शोणित है, जो शुक्र और शोणित का सहयोग हो रहा है गर्भाशय में, वो कैसे हो रहा है, प्रकृति और प्रकृति और विकारयुक्त आत्मा के साथ। अब इसका क्या मतलब है सर, देखो इसको समझाता हूँ अभी। देखो प्रकृति क्या होती है, यहाँ पर अष्ट प्रकृति होती है, अष्ट प्रकृति होती है जिसमें आपने पढ़ा होगा अव्यक्त महत अहंकार, ठीक है, और पंचतन मात्राएं, और जन विकार आते हैं वो षोडश विकार होते हैं। ठीक है, षोडश विकार होते हैं। तो षोडश विकार में भी आपने यहाँ पर पढ़ा होंगे कि हमारे पास षोडश विकार में 11 तो हमारे पास इंद्रिया हो जाती है। ठीक है, 11 इंद्रिया हो जाती है और 5 महाभूत हो जाते हैं इस तरह से, तो टोटल मिला के 16। मतलब ये सब चीज़ मिला के क्या बनाती है आपका, यहाँ पर एक गर्भ की उत्पत्ति करती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, जब शुक्र शोणित गर्भाशय में स्थित होते हैं आत्मा प्रकृति विकार समोचित है। मतलब जो आत्मा कैसी होती है, प्रकृति और विकार युक्त होती है, इनके सहयोग से ही कह रहे हैं कि गर्भ की उत्पत्ति होती है, गर्भ की फॉर्मेशन होती है। फिर इसमें यहाँ पर गर्भ निर्माण के अंदर हर एक महाभूत का रोल बताया है कि जब चेतना अवस्थित हो चुकी है तो उसके बाद जो वायु है वो विवर्जन का, सेल का डिवीजन करने का काम करेगी। तेज एवं पस्थि मतलब जो अग्नि है वो पचाने का, मेटाबॉलिज्म का काम करेगी। आप क्लेदियंती मतलब जो जल है वो नरिशिंग का काम करेगी। पृथ्वी संहिता मतलब उस गर्भ को कॉम्पैक्टनेस करने का काम पृथ्वी महाभूत करता है। आकाश विवर्जयति और इस गर्भ को आकाश जो महाभूत होता है वो एक्सपेंशन करने का काम करता है। एवं विवर्ति स यदा हस्तपात जीवा ग्रहण कर नितम आदि बिरंगे रूप स्वदा शरीर इति संज्ञा लभते। मतलब फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें और भी ज़्यादा विवर्जन होता है कि हाथ बनता है, पैर बनता है, जीवा बनती है, घ्राण बनता है, ठीक है, कर्ण बनता है, नितंब बनता है। ये सारे जो ऑर्गन है वो इनका अलग अलग फॉर्मेशन होता है और इसी को ही हम सभी को क्या कहते हैं, शरीर का निर्माण कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आयुर्वेद की परिभाषा एंड प्रयोजन देखते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा मैंने आपको बता चुका हूँ कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये 4 प्रकार की आयु होती है। इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित होता है, क्या अहित होता है, और इस प्रकार का शास्त्र मतलब इनका वर्णन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा क्या है कि हितम हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्यम आयुस्तस्यम हिताहितम मतलब 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित है, क्या अहित है, और इस प्रकार का वर्णन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। चरक सूत्र स्तन 1 का श्लोक है। उसके बाद आयुर्वेद का प्रयोजन, देखो आयुर्वेद के 2 प्रयोजन होते हैं। पहला जो प्रयोजन है वो होता है कि आपको स्वस्थ रखना है। दूसरा है कि अगर स्वस्थ से रोगी हो जाते हैं तो रोगी अवस्था में आपको स्वस्थ बनाना है। तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार पर्शनसम मतलब स्वास्थ्य से रक्षणम मतलब पहले आपके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, और यदि आप रोगी हो जाते हो तो आपके विकारों की यानी आपके डिजीजों को शांत करना है। ये जो श्लोक है वो चरक सूत्र स्तन 30 में बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। देखो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि उस व्यक्ति को हम, जैसे हमने WHO के थे 19 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में एक डेफिनेशन दी थी कि द हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। उसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत की भी है, आचार्य चरक की भी है, लेकिन यहाँ पर आप आचार्य सुश्रुत की ध्यान रखना अभी के लिए कि समदोषा समाग्नि समधातु मल क्रिया पर्सन आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति विद्यते। तो इनका क्या कहना है आचार्य सुश्रुत का कि जितने भी दोष होते हैं, वाह दोष, पित्तदोष, कफदोष, जितनी भी अग्नि होती है 13 प्रकार की, 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि, जठार अग्नि, सम धातु मल क्रिया मतलब जितने भी मल होते हैं, जितने भी धातुएं होती है, रस रक्त मांस में मूत्र पुरी स्वेद मल होते हैं, वो सभी कैसे रहे, अच्छे से क्रिया करे, अच्छे से एक्शन करे। और जो आपकी आत्मा है, आपका मन है, आपका इंद्रिया है, वो सभी प्रसन्न रहने चाहिए। ऐसे इंसान को हम स्वस्थ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। फिर हम बात करते हैं आयु की परिभाषा। तो आयु क्या होती है, आपकी लाइफ हो। देखो ये सारे श्लोक रिपीटेड है। आयु की परिभाषा क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा से होकर धारे जीवितम। ठीक है, तो शरीर इंद्रिय सत आत्मा से योग धारे जीवितम कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बताया जो आपकी लाइफ है, जब शरीर में जो 5 महाभूतों का जो शरीर होता है, ठीक है, उसमें शरीर, इंद्रिया और मन और आत्मा इन चारों चीज़ों का जब सहयोग होता है तब जाके हम आयु कहते हैं। इसके 4 पर्याय बताए गए। पहला पर्याय धारी, दूसरा है जीवितम, तीसरा है नित्यक, चौथा है अनुबंधस। ठीक है, ये 4 पर्याय होते हैं आयु के। ये चरक सूत्र स्थान 1 में श्लोक दिया गया है। फिर लोक पुरुष स्वामी सिद्धांत, ये भी रिपीटेटिव है, ये भी बता चुका हूँ। इसमें क्वेश्चन में इस श्लोक में बताया गया है यावंत ही लोके भाव विशेषा तावंत पुरुषे यावंत पुरुषे तावंत लोके, यानी कि जो इस लोक में होगा वही आपके
वही विशेष भाव आपके पुरुष के अंदर भी होंगे, और जो विशेष भाव आपके पुरुष के अंदर होंगे वही आपके लोक में भी होंगे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल से मैंने समझाया था, जैसे पृथ्वी महाभूत आपका लोक में होता है, तो हमारे अंदर जो जितने भी सॉलिड स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम रिलेट करते हैं कि लोक और पुरुष में क्या सिमिलरिटीज है। फिर आता है सर्वधात्मात्मक पुरुष। सर्वधात्मात्मक पुरुष में क्या बताया गया है, देखो सिंपल सा है कि 5 महाभूतों में जब आत्मा मिल जाती है तब जाके हमारा सर्वधात्मात्मक पुरुष कंप्लीट होता है। तो ये भी एक ख्याद्यम चेतना अधिष्ठान धातु पुरुष है स्मृता, मतलब चेतना अष्टम। ख्यादि का मतलब क्या होता है, जो 5 महाभूत होते हैं, जो 5 महाभूत होते हैं उनमें जाके जब चेतना का अधिष्ठान हो जाता है तो इनको मिला के हम पुरुष कहते हैं। ये चारक सारे अधिष्ठान का 1 का श्लोक दिया गया है। देखो अभी यहाँ पर धातु के कार्य बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीनम जीवनम लेपनम स्नेम धारण पूर्ण गर्भ उत्पादस्य धातु नाम श्रेष्ठ कर्म कर्मातम। तो अष्टांग हृदय का 11 का ये श्लोक है जहाँ पर बताया गया है सभी धातु के कर्म। जैसे रस धातु प्रीणन करने का काम करती है, रक्त धातु जीवन देने का, मांस धातु लेपन करने का, मांस मेद धातु स्नेहन करने का, और अस्थि धातु धारण करने का, मज्ज धातु पूर्ण करने का, शुक्र धातु गर्भ उत्पाद करने का। ठीक है, और इन धातु के जो कर्म होते हैं वो कर्म से बताए गए, जैसे मतलब ना रस का, रक्त का, मांस का, इस तरह से। फिर आते हैं मल के कार्य। मूत्र पुरुष 3 मल होते हैं। तो पहला क्लेद को वाहन करता है, दूसरा पुरुष अवष्टम्बनम का काम करता है, और जो स्वेद होता है वो स्वेद क्लेद विधरती का काम करता है। ठीक, जैसे कि मूत्र जितना भी क्लेद होता है ना बॉडी में उसको बाहर निकलने का काम करता है। भाई जो किडनी होती है वो बहुत सारे यूरिन को एक्सक्रीटेड आउट तो करते हैं, उसमें जितना भी वेस्ट होता है उसके थ्रू निकल जाता है। पुरुष क्या करता है, अवष्टम्बन मतलब सिर्फ बल का काम करने का काम ही करता है। स्वेद क्या करता है, वो स्वेद से क्लेद विधरती मतलब जितना भी क्लेद होता है, ठीक है, जो भी पसीना वगैरह निकलता है उसमें जितना कुछ यूरिया वगैरह टॉक्सिक्स भी वो निकाल देता है। उसके बाद रोग आरोग्य कारणम। देखो रोग आरोग्य कारणम का श्लोक बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, रेफरेंस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका। ठीक, काल अर्थ है कर्माना, रोगहीन मिथ्या योग आत्रिमक सम्यक योग से वेग्य रोग आरोग्य वेग्य कारणम। इसका क्या मतलब है कि काल अर्थ और कर्म, अगर आप इन तीनों का योग, हीन योग, मिथ्या योग या अति योग करते हो या समयोग करते हो, अगर इन तीनों का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग करते हो तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, रोग हो जाएगा। लेकिन अगर इन 3 चीज़ों का आप सम्यक योग करते हो तो आप यहाँ पर रोग नहीं होगा। तीनों चीज़ों का अगर हीन, मिथ्या या अति योग करोगे तो रोग हो जाएगा, और अगर सम्यक योग करोगे तो आरोग्य रहोगे। अभी 3 क्या है, वही यही है, प्रज्ञा परिदा, ये 3 चीज़ें काल है और अर्थ है कर्माना। इनको एक और नाम से भी बोलते हैं, हाँ इनको बोलते हैं आसात्मेंद्र से योग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। ठीक है, ये 3 चीज़ों को रिलेट कर। देखो आचार्य जो यहाँ पर भागवत ने बताया है, मैं भागवत का लिख देता हूँ, सेम ऐसा श्लोक आपको यहाँ पर चरक का भी दिखेगा। चरक मानते हैं कि आसात्मेंद्र से योग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, इन तीनों चीज़ों का आप हीन मिथ्या योग करते हो तो रोग होता है। जबकि आचार्य भागवत ने इनका नाम दिया है काल अर्थ कर्माणा। अब देखो काल में कौन, जैसे ऋतु है, अगर मान लो कोई ऋतु है, इस ऋतु में या तो जैसे वर्षा ऋतु, जैसे अभी मान लो दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर के महीने में कौन सी ऋतु हुई, तो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत ऋतु हुई। ठीक है, तो हेमंत ऋतु, अब इस हेमंत ऋतु में या तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए, या ठंडी बिल्कुल ना पड़े, या गर्मी पड़ जाए। तो इसी तरह या तो इसका हीन योग हो जाए, ठंडी पड़े ही नहीं, मिथ्या योग हो जाए, या तो कह रहा है कि जो कभी ज़्यादा पड़ रही है कभी पड़ी नहीं रही, और अति योग हो जाए, बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए, तो इस तरह से। ठीक है, और समयोग मतलब जिस तरह से ठंडी पड़ती है उसी तरह से रहे तो वो क्या हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा। और काल अर्थ का क्या आता है, अर्थ का मतलब होता है, हम अर्थ मतलब प्रज्ञा अपराध से, मतलब बुद्धि से रिलेटेड। ठीक है, कर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, परिणाम से। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये मैंने काफ़ी आपको बार समझाया भी होगा। ठीक है, तो फिर आता है रोग और आरोग्य के लक्षण। देखो रोग और आरोग्य के लक्षण क्या है, ये आचार्य चरक के अनुसार बताए गए हैं यहाँ पर, कि आचार्य चरक ये बताते हैं कि विकारो धातु वैषम्य, जो आपकी धातु है अगर वो वैषम हो जाती है तो आपको रोग हो जाएगा। यदि आपकी धातु साम्य रहती है, प्रकृति में रहती है, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो यही बता रहे हैं कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में च। तो ये क्या बता रहे हैं कि विकारो धातु वैषम्य, धातु के वैषम होने की वजह से विकार उत्पन्न हो जाएंगे, और धातु के प्राकृतिक रहने की, साम्य रहने की वजह से आपको प्राकृतिक रहेंगे। ठीक है, और अगर धातु प्राकृतिक रहती है, साम्य रहती है, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, और अगर धातु वैषम्य रहती है तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, ये आपको अच्छे से एक बार ध्यान में रख लेने हैं। फिर आता है सामान्य विशेष सिद्धांत। तो सामान्य विशेष सिद्धांत रिपीटेटिव है, इसको भी हम देख चुके हैं, सरक सूत्र स्थान 1 का इसका रेफरेंस है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सर्वदा सर्वभावनम सामान्यम वृद्धि कारणम
हास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रूप हेतु, यानी कि सभी भावों को हमेशा जो बढ़ाने का कार्य वो करता है वो कौन करता है, सामान्य कहता है। और सभी भावों को हास्य करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, विशेष करता है। और इनका कैसा करना है, प्रवृत्ति रूप हेतु, मतलब इनका डेली पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मान लो कोई भी गुरु द्रव्य है, उस गुरु द्रव्य से आपको इस तरह संतर्पण कराना है, ठीक है। इस गुरु द्रव्य है, मधु द्रव्य है, तो उसको संतर्पण कराना है। तो ऐसा नहीं कि आप एक दिन करा दोगे और संतर्पण हो जाएगा, नहीं, आपको डेली बेसिस पे कराना होगा, तब वो कृष व्यक्ति से थोड़ा सा नरिश होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको स्थूल व्यक्ति को थोड़ा सा रुक्ष कराना है, मतलब पतला कराना है, तो आपको डेली कह रहा मधु का सेवन देना पड़े। मधु मतलब वो रुक्ष होता है, ठीक है। और वो आपकी बॉडी में जितना भी वो मेद है उसको क्रश करके बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक बार मधु का सेवन करा दिया, एक बार रुक्षण का सेवन करा दिया, लघु का सेवन करा दिया तो वो व्यक्ति पतला हो जाएगा। डेली पे कराना है, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है दोषों की विकृति के विशिष्ट लक्षण। तो दोषों की विकृति के विशेष लक्षण क्या है, देखो यही है। देखो दोषों की विकृति के विशेष लक्षण, एक होते हैं प्राकृतिक लक्षण, एक होते हैं विकृत लक्षण। अब प्राकृतिक लक्षण हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहाँ पर पढ़े हमने, पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ चुके हैं। वात के क्या, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, परिवर्तन, ठीक है। और ऐसे ही पित्त के पढ़े हैं, पित्त, उष्ण, दर्शन, पक्तियों, ठीक है। ये सारे हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले विकृत लक्षण। विकृत के अंदर दो चीज़ आती है, या तो जो दोष है वो बढ़ जाएंगे, इनकी वृद्धि हो जाएगी, या दोष का क्षय हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पहले पढ़ते हैं कि दोष की अगर वृद्धि हो जाती है, जैसे पहला हम दोष ले लेते हैं वात की वृद्धि, ठीक। तो पहला श्लोक स्टार्ट करते हैं, वात वृद्धो वाक्यम पौरुष्यम, मतलब अगर वात की वृद्धि हो गई है, जो आपके वाक्य होते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, वो कैसे हो जाएंगे, पारुष्यम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कर्कशता आ जाएगी, कर्कशता होती है ना, कर्कशता मतलब एक तरीके से पैनापनसा, इस तरह से। और बोला कार्स्य क्या बोलते हैं इसको, कार्सर्य और कार्सन्य। तो इनका क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो आपका शरीर है वो एकदम क्रश हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, एकदम काला हो जाएगा। तो कार्सन्य मतलब काला हो जाएगा, और आपका शरीर बिल्कुल पतला हो जाएगा। पहला बताया गया है जो आपके वाक्य है बिल्कुल कर्कश हो जाएंगे, एक तरीके से पतले से हो जाएंगे, फटे से हो जाएंगे। दूसरा जो बताया गया कारसरी मतलब बिल्कुल शरीर में कृशता आ जाएगी, और दूसरा पतलापन आ जाएगा। और उसके बाद बताया गया है कि गात्र स्फुरणम ऊष्णम कामिता, मतलब गात्र स्फुरण का मतलब क्या है, कि जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक तरीके से फुलाव आ जाएगा, फूले फूले से हो जाएंगे, स्फुरण हो जाएंगे। जैसे स्प्लीनोग्रामी किसकी वजह से होती है, वात की वृद्धि की वजह से होती है। मतलब जो भी ऑर्गन की साइज बढ़ता है वो कहीं ना कहीं वात की वजह से बढ़ता है। जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो वो किसकी वजह से, वात की वजह से, वायु की वजह से। इसी तरह से अगर आपके ऑर्गन भी फूले फूले हो रहे हो, कहीं ना कहीं वात की वृद्धि के लक्षण है। जैसे आद्यमान हो गया, आटोप हो गया, वो सारे किसकी वजह से होते हैं, वात की बढ़ने की वजह से तो होते हैं। और उष्ण कामिता, देखो वात बढ़ गया है तो हमेशा उष्ण खाने की, उष्ण आहार विहार करने की इच्छा होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में वात बढ़ गया है। और पित्त, वात बढ़ गया है तो उसको पित्त क्या करता है, कम करता है। तो इसलिए पित्त यानी कहीं ना कहीं पित्त को बढ़ाने की जरूरत होती है, इसलिए आहार विहार को उष्ण काम खाने की इच्छा हो रही है। और निद्रा का नाश हो रहा है। देखो जब भी निद्रा का नाश होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, अभ्यंग वगैरह कराते हैं, तेल की मालिश कराते हैं, मर्दन कराते हैं। तो ये क्यों कराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वात का शमन करते हैं, और वात का शमन होगा कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि होगी, तमोगुण की वृद्धि होगी, क्योंकि निद्रा के लिए तमोगुण और कफ वृद्धि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में कफ का बिल्कुल क्षय हो गया और बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो नींद आपको नहीं आने वाली। नींद आने के लिए कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी में कफ भी होना चाहिए। इसलिए जो रात्रि का स्टार्टिंग होता है, रात्रि के स्टार्टिंग में कफ बढ़ता है, और मध्य में रात में मतलब 12 से 2 बजे के बीच में पित्त बढ़ता है, और सुबह के टाइम में वात बढ़ता है। वात इसलिए बढ़ता है ताकि आपको सुबह अच्छे से अच्छे से मल त्याग कर सको, ठीक है। फिर आता है अल बल, तो बल का बिल्कुल कम हो जाएगा। भाई वात बढ़ रहा है, कफ है ही नहीं, तो कफ नहीं है तो बल तो बिल्कुल कम होगा। और उसके बाद बताया गया है कि और गाढ़ वर्चस्व है, या देखो क्या बताया गया है कि अल्प बल हो जाएगा और गाढ़ वर्चस्व का मतलब होता है, यहाँ पर वर्च का मतलब होता है मल, कि मल में गाढ़ापन आ जाएगा या रुकावट आ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा। जो चीज़ गाढ़ी हो गई है वो चीज़ फ्लो नहीं कर पाएगी ना इतनी अच्छी तरह से। तो इसी तरह से मल अगर गाढ़ा हो गया तो उसमें रुकावटें आ सकती है और ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए वात की वृद्धि के लक्षण। फिर हम बात करते हैं वात के क्षय के लक्षण के। जो वात के क्षय के लक्षण क्या है, कि वात क्षय मंदो चेष्टम अल्प वक्त्व महापुरुषो मूढ़ संज्ञात क्षय। तो हम बात कर रहे थे कि वात के क्षय के लक्षण क्या है। तो वात क्षय मंदो चेष्टत्व अल्प वक्त्व महापुरुषो मूढ़ संज्ञात क्षय। तो वात के क्षय होने की वजह से क्या बताया गया है, पहला कि मंदो चेष्टा, यानी जितनी भी आपकी चेष्टाएँ है, चेष्टा क्या होती है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है तो वो मंद हो जाती है। और अल्प वक्त्व मतलब जो वाक प्रवृत्ति, मतलब जैसे जो वाक
वाद प्रकृति का या जो वाद प्रकृति का अरे यार देखो, जो वाद प्रकृति का होता है ना, उसमें क्या होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, ठीक है। लेकिन वाद का 6 हो गया है तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है ना, जैसे अब अभी आप यूट्यूब वीडियो को 0.25 पे देखो तो ऐसे बोलो मैं तो ऐसे, तो बहुत स्लो हो जाएगा इस तरह से। और बताया गया है कि महापुरुषों मतलब कहीं ना कहीं उसकी उत्साह की, देखो उत्साह किसका कार्य था, प्राकृतिक वाद का कार्य क्या था, उत्साह का। लेकिन वाद का 6 हो गया है तो जो प्राकृतिक कार्य उसका भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी उत्साह का भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड मूढ़ संज्ञता मतलब कह रहा है कि जो उसकी मंद बुद्धि हो जाएगी, संज्ञता या फिर संज्ञा का नाश हो जाएगा, मतलब जो उसकी बुद्धि होगी उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि हम बात को किससे रिलेट कर रहे थे, हम बात को रिलेट कर रहे थे नर्वस सिस्टम से। और अगर उसका 6 हो गया है मतलब एक तरीके से जो न्यूरो जनरेटिव प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो बुद्धि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में उनको बहुत रिस्पॉन्स बहुत लेट करते हैं, सुनता कभी कभी लेट सुनता है, उनकी बॉडी एक्शन जो लेट करती है, मूवमेंट कम होते हैं, क्यों, कहीं ना कहीं उनमें वात जो होता है वो विकृति हो जाती है, वात की विकृति हो जाती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इतना अच्छे से काम नहीं करता है इस तरह से। फिर हम बात करते हैं पित्त की वृद्धि के लक्षण, ठीक है। तो पित्त की वृद्धि के क्या लक्षण बताए गए हैं, देखो यहाँ से बताया गया है कि पित्त वृद्धि पित्त भासता संताप, पित्त वृद्धि, ठीक है, पित्त वृद्धि पित्त भासता संताप, शीत कामित्व, अल्प निद्रता, मूर्छा, बल हानि, अति इंद्रिया, दौर्बल्य और पीत विण मूत्र नेत्रोच्च। देखो अगर पित्त की वृद्धि हो जाती है तो पीत भास्ता हो जाएगा। पीत भास्ता का मतलब क्या है कि जो आपकी स्किन है, वो कैसी हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी। एंड संताप हो जाएगा। संताप मतलब होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो आयुर्वेद में जो ज्वर का मतलब होता है वो होता है केवल आपका शरीर और मन का अगर तापमान बढ़ रहा है तो वो ज्वर है, ठीक है। शीत कामित्व, अब शीत कामित्व का मतलब क्या है कि जो शीतल आहार विहार है उनके खाने की इच्छा बढ़ जाए, क्यों, क्योंकि पित्त बढ़ गया है, और पित्त बढ़ गया है तो इसको जो भी ठंडी चीज़ होगी वो क्या करेगी, शीत पित्त को कम करेगी, तो इसलिए शीत खाने की, आहार विहार करने की इच्छा होगी कि ठंडे पानी में नहा लूँ, ठंडा पानी पी लूँ, इस तरह से। अल्प निद्रता, देखो निद्रा भी कम ही आएगी। देखो वहाँ पर भी बात में भी क्या आ रही थी, निद्रा कम आ रही थी, और यहाँ पर भी कम आ रही, क्यों, क्योंकि पित्त बढ़ गया है, वो क्या करेगा, कफ का नाश करेगा। और कफ ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, निद्रा के लिए। कफ और तम ये दो, एक तम एक गुण होता है, मानसिक गुण, ठीक है, और जो कफ होता है एक दोष होता है, ये दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, निद्रा के लिए, जो कि आप चरक सूत्र स्थान के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो फिर आता है मूर्छा हो जाएगी एक तरीके से, ठीक। और बल हानि हो जाएगी, बल का नाश हो जाएगा, क्योंकि पित्त कफ का नाश कर रहा है, कफ रिस्पॉन्सिबल होता है बल के लिए, ठीक है। और इंद्रिया दौर्बल्य हो जाएंगी, इंद्रिया आपकी दौर्बल्य हो जाएंगी, अच्छे से काम नहीं करेंगी। और फिर उसके बाद बताया गया है कि पित्त विण मूत्र नेत्र, मतलब जो विण मूत्र मतलब जो मल मूत्र है, ठीक है, विण मतलब जो मल होता है, पुरुष होता है, और मूत्र होता है, नेत्र होता है, इनका जो वर्ण हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, पीला हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसके बाद बताया गया पित्त के 6 के लक्षण बताए गए हैं कि पित्त 6 होने पर मंद ऊष्मा अग्निता। मंद ऊष्मा अग्निता का मतलब है जो ऊष्मा जो होती है, ठीक है, ऊष्मा जो शरीर की जो ऊष्मा बोल सकते हैं वो कैसे हो जाएगी, मंद हो जाएगी, मतलब आपको कहीं ना कहीं शरीर शीतलता का अनुभव होने लग जाएगा। फिर उसके बाद है निष्प्रभतब्ज, ठीक। तो निष्प्रभतब्ज का मतलब यही है कि जो आपकी जो प्रवाह है, प्रवाह देखो, निष्प्रभा, जो आपकी प्रवाह है, जो चमक है उसका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं नाश हो जाएगा। देखो जो प्रवाह है वो किसके थे, प्राकृतिक पित्त के। अगर आपने कार्य देखे होंगे तो वहां पर भी बताया गया था कि धी धरती स्मृति प्रवाह मेधा कांति, ये सब चीज़ें किसके थे, पित्त की वृद्धि के, सॉरी नॉर्मल प्राकृतिक कारण थे पित्त के। लेकिन इसका 6 हो गया तो इसके अपोजिट लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद है कफ की वृद्धि के लक्षण, कफ की वृद्धि के लक्षण। तो कफ की वृद्धि के लक्षण यहाँ पर क्या बताया गया है कि श्लेष्म वृद्धि, मतलब श्लेष्म कफ की वृद्धि होने पर सौकल्य, सौकल्य क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं शरीर में सुकलता आ जाएगी, ठीक है। शैत्य, और शरीर में शीतलता भी आ सकती है। स्थैर्य, स्थिरता आ जाएगी, ठीक है। गौरवता, गरूरता आ जाएगी, ठीक है। और अवसाद हो जाएगा, अवसाद मतलब कहीं ना कहीं गिलानी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, ठीक है। और तंद्रा आ जाएगी। देखो तंद्रा क्या होती है, निद्रा की जो पहले की आने वाली अवस्था होती है वो होती है तंद्रा, ठीक है। एक तरीके से आप आलस्य भी से कह सकते हो, पर कहना नहीं है, ठीक है। फिर उसे निद्रा, और निद्रा अधिक्य है तो निद्रा अधिक आएगी, तो तंद्रा, निद्रा अधिक्य आएगी। और ये क्या लिखा है मैंने, देखो मुझे कुछ कभी समझ में नहीं आता है मैंने क्या लिख दिया था जल्दी जल्दी में, ठीक है। वैसे तो मैंने इसमें काफ़ी कोशिश की है कि राइटिंग आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा साफ लिखा करो। देखो जब चीज़ एक पेज में आनी होती है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो जाता है, ठीक। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत राइटिंग और सुधार कर रहा हूँ अपनी में, जैसे कि आप चाह रहे हो, तो जैसे आप मुझे बताते हो मैं इसमें सुधार करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये था संध्या, तो संध्या अस्थि।
तो ये बताया गया निद्रा का विनाश हो जाएगा, निद्रा अधिक आएगी, सॉरी निद्रा अधिक आएगी। एंड संधि अस्थि, संधि अस्थि मतलब जो संधि मतलब जो जॉइंट्स हो गए, अस्थि मतलब जो बोन्स हो गए, तो इनमें क्या आ जाएगी विश्लेषक चय, विश्लेषक मतलब श्लेष्म आ जाएगा एक तरीके से, विश्लेष मतलब शिथिलता आ जाएगी, ढीली हो जाएंगे, मतलब जो जॉइंट्स है जो बोन्स है, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, ढीली हो जाएंगे। क्यों, कफ की वृद्धि की होने की वजह से, ठीक है। एक तरीके से आप मानो ना कफ बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट प्रोवाइड करा रहा है, अगर बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन आ जाएगा तो इनका क्या हो जाएगा, एक तरीके से लूज हो जाएंगी वो। फिर आता है कफ का क्षय। अब कफ के क्षय पर क्या बताया गया है, देखो, तो श्लेष्म क्षय रुक्षतम अंतर्धोया, रुक्षतम अंतर्धोया का मतलब क्या है कि शरीर के अंदर कैसा रुक्स आ जाएगा। देखो मैंने क्या बताया है, शरीर क्या काम करता है, शरीर जितना भी मतलब सॉरी कफ क्या काम करता है, कफ एक लुब्रिकेशन का काम करता है। अगर लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे भी क्या हो जाएंगी, चीज़ें ढीली हो जाएंगी, शरीर जो जॉइंट्स है वो ढीले हो जाएंगे। अगर लुब्रिकेशन बिल्कुल भी ना हो तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल रुक्ष हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। एंड आम में से तरम रुक्षम, रुक्षता अंतर्धुआ, रुक्ष हो गया शरीर और शरीर अंतर्दाह हो जाएगा। अंतर्दाह मतलब आपको ऐसे लगेगा ना बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी, भाई कहीं ना कहीं कफ है ही नहीं, तो आपके जो अंदर के जो एसिड है, HCl वगैरह है, बाइल जूस है, वही आपको जलाने लग जाएंगे, ठीक है। भाई देखो जब आपकी स्टोमच होती है, जब स्टोमच से आपका जो HCl निकलता है, ठीक है, HCl निकलता है। अब HCl जो निकलता है वो कहाँ पर आता है, वो HCl आपकी स्टोमच को नहीं जलाता है। क्यों नहीं जलाता है, क्योंकि स्टोमच के ऊपर एक कवरिंग होती है, म्यूकस की कवरिंग। ये म्यूकस की कवरिंग ही क्या करती है, HCl को प्रिवेंट कर लेती है ताकि से वो ना जलाए, ठीक। तो यहाँ पर ये बताया गया है। और उसके बाद क्या बताया, श्लेष्मा आमे सतर के बाद, और श्लेष्मा शून्यता, मतलब एक तरीके से जो श्लेष्मा आशय में शून्यता आ जाएगी, ठीक है। मतलब जो कहीं ना कहीं जो कफ के ऑर्गन्स होते हैं, कफ के पार्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं खाली हो जाएंगे। और संधि शैथिल्य तो जॉइंट्स होंगी वो भी क्या शैथिल्य हो जाएंगी। भाई जॉइंट्स के अंदर क्या होता है हमारा, अब आप लोग मुझे ये बताना है कि जॉइंट्स के अंदर कौन सा कफ होता है, ठीक है। ये आपने अगर कफ वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर बता रखा है मैंने कि संधियों के अंदर कौन सा जॉइंट होता है, ठीक है। जैसे सिर के अंदर तरफक कफ होता है, ठीक है, आपके अमाशय के अंदर किलेदक कफ होता है, ठीक है। इसी तरह आपके जो जॉइंट्स के अंदर भी कफ होता है। तो आप लोग कमेंट में मुझे ये चीज़ बताना कि आपके जॉइंट जो अस्थियाँ है उनके अंदर कौन सा कफ पाया जाता है। फिर उसके बाद तृष्णा, दौर्बल्य, प्रजागरण, चय, मतलब अगर कफ होगा तो तृष्णा लगेगी, दौर्बल्य हो जाओगे, भाई बल नहीं, कफ नहीं है तो बल चला जाएगा, और प्रजागरण हो जाएगा। प्रजागरण मतलब रात में नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी, कफ नहीं है, कफ ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दोस्त के कह रहे हैं कि विकृति के लक्षण बताया, जिसमें क्षय के भी लक्षण और वृद्धि के लक्षण आपको कवर हो गए हैं। और अगर प्राकृतिक लक्षण देखने हैं तो वहाँ पर आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्राकृतिक लक्षण भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं इनको दिखा देता हूँ एक बार, तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए थे बात वाले में, यहाँ पर नहीं है, मिल नहीं रहे यार, देखो मुझे नोट्स अब यहाँ पर, हाँ ये रहे, देखो मिल गए, हाँ ये देखो, ये तेरे दोस्त के प्राकृतिक कार्य थे, ठीक है। ये हमारे अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 की है, और ये हमारे सुश्रुत सूत्रस्थान 15 के है। ये आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। देखो आप कोई भी काम करो ना ऐसे करा करो जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने प्राकृतिक कार्य आपको अष्टांग के अनुसार बता दिए। यही प्राकृतिक कार्य आपको चरक के भी आ सकते हैं, सुश्रुत के भी आ सकते हैं, ठीक है, आगे जब आप पढ़ोगे तो। लेकिन आपको एक का ही याद करना है, कोशिश करो एक का ही अच्छे से श्लोक याद कर लो, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने अभी अष्टांग का पढ़ा, फिर आपने यही चरक के भी पढ़ लिए, तो आपको याद कोई सा श्लोक नहीं आने वाला है, ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक्स्ट्रा करने की कोशिश में अपना लॉस कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसके भी करे और उसके भी करे, और अपने टाइम में कभी एग्जाम टाइम में कोई हिसाब याद नहीं आया, फिर मिला के मिक्स सिलेक्शन लिख रहा हूँ। तो जिससे क्या होता है कि टीचर को बस लगता है कि ऊपर ऊपर से वो जैसे दिमाग में आ रहा है वो बनाया जा रहा है। लेकिन आप जो भी लिखो रेफरेंस लिख दो कि अष्टांग हृदय के अनुसार है, ये प्राकृतिक वात के कार्य, प्राकृतिक पित्त के कार्य, कफ के कार्य, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपको श्लोक भी याद नहीं आ रहा, रेफरेंस डाल के आपने लिख दिया कि अष्टांग हृदय के अनुसार उत्साह का काम करता है, उच्छ्वास का, निश्वास का, चेष्टा का, वेग का, परविकता, ठीक है, तो ये भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश यही करा करो, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना प्राकृतिक वात के कार्य, प्राकृतिक पित्त के कार्य, प्राकृतिक कफ के कार्य, ठीक। ये टॉपिक वैसे मुझे छूट गया था, मैं लिखना तो इसी में चाहता था पर ये ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दिया है, ठीक है। आप अगर मेरी सीक्वेंस से वीडियो को फॉलो करते आ रहे हो तो इसमें आपका ही हेल्प होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कौन जो श्लोक को बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं एक ही श्लोक को 4 बार पढ़ाऊँ उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो बनेगी, आपका टाइम जाएगा। कोशिश यही करता हूँ कि आपका कम से कम टाइम में हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जो प्राकृतिक कर्म है वो हम अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 11 में भी देखेंगे, और चैप्टर नंबर 1 में पदार्थ विज्ञान में हम देख चुके हैं। ऐसा नहीं है इसको हम देखेंगे नहीं, देखेंगे, अष्टांग हृदय आने वाला है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं
प्रकृति निर्माण में दोषों की भूमिका। तो प्रकृति निर्माण में किस तरह से दोषों की भूमिका होती है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि शुक्र शोणित संयोगे या भवदेश उत्कट प्रकृति जायते तीन तस्य में लक्षणों ऋणुनाम। तो ये सुश्रुत का शारीरिक स्थान का चौथा चैप्टर का श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है जब शुक्र और शनि सहयोग करते हैं, किस टाइम पे सहयोग करते हैं। देखो जैसे माता और पिता है, ठीक है, जब वो आपके जो मतलब जो माता पिता है जब वो सहयोग करते हैं उस टाइम पे माता के अंदर कौन सा दोष प्रबल होता है और पिता के अंदर कौन सा दोष प्रबल होता है, ठीक है। और कौन सा दोष उनमें प्रबल होगा उसी के अनुसार शुक्र और शोणित के अंदर भी वही दोष प्रबल होगा और तब जाके उसी के अनुसार आपकी प्रकृति भी बनती है। जैसे कि मान लो ये हमारी यहाँ पर मदर है, ये पेरेंट्स हैं, तो इनमें मान लो कि पित्त बढ़ा हुआ है और इनके अंदर मान लो कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इनसे जो स्पर्म आएंगे शुक्र और शोणित आएंगे, शुक्र और शोणित आएंगे, ठीक है। तो इस शुक्र के अंदर क्या बढ़ा होगा, कफ बढ़ा होगा और इसके अंदर पित्त बढ़ा होगा। क्यों ऐसा नहीं है, नहीं जो इनकी प्रकृति होगी ऐसा नहीं बनता। अगर कुछ बच्चे ये सोचे कि जो प्रकृति माता पिता की होगी वही प्रकृति हमारे अंदर बनेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। आपकी प्रकृति तब डिसाइड होती है जब आपका मतलब जब आपके शुक्र और शोणित का सहयोग होता है। शुक्र और शोणित के टाइम पे आपके माता पिता के अंदर कौन सा दोष डोमिनेंट था उस दोष के अनुसार आपकी प्रकृति बनती है। जैसे पित्त हुआ, यहाँ पर कफ डोमिनेंट है तो पित्त कफ हो जाएगा। बेशक माता की प्रकृति कफ सही और पिता की वात सही, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कौन सा दोष उस टाइम पे बढ़ा हुआ होता है जब आप यहाँ पर शुक्र और शोणित का सहयोग हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रकृति डिसाइड होती है। फिर आता है दोष की निरुक्ति, दूषणते इति दोषा, मतलब जो दूषित करते, तो धातु और मलों को जो दूषित करते हैं उसे दोष कहते हैं। फिर दोष के प्राकृतिक और वैकृतिक कर्म देखते हैं। देखो ये आपका यहाँ पर अभी चैप्टर नंबर 3 है, दोष का जो सामान्य विवरण है, तो इसके अंदर फिर से ये चीज़ रिपीट हो रही है कि दोष के प्राकृतिक और वैकृतिक कर्म, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर के अंदर भी यही लिख देना है। फिर आता है आपका वाद वाला चैप्टर, ठीक है। वाद वाला चैप्टर आता है जहाँ पर आता है वाद दोष की प्रधानता। तो वाद दोष की प्रधानता आचार्य सारंगधर ने बताया है कि पित्त पंगु पफ पंगु पंगु मल धातु वायु न यत्र नियते तत्र गच्छति मेघवत। यानी कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो पित्त है वो भी एक तरीके से पंगु है। पंगु मतलब हैंडीकैप्ड है, समझ रहे बात को, हैंडीकैप्ड है। और कफ भी क्या है, हैंडीकैप्ड है, ठीक है। कफ भी हैंडीकैप्ड है और जितने भी हमारे मल है वो भी हैंडीकैप्ड है। किसमें हैंडीकैप्ड है, मूवमेंट कराने में। अगर आपको मूवमेंट कराना है चाहे दोष की, चाहे धातु की, चाहे मलों की, तो उसके लिए केवल एक ही रिस्पॉन्सिबल है, वो होती है वायु। तो याद रखना है वायु ही रिस्पॉन्सिबल होती है, बिना वायु के कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया आचार्य सारंगधर ने। उसके बाद आते हैं वात के गुण। देखो वात के गुण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो श्लोक है वो है रूक्षम शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशद खरम विपरीत गुणम द्रव्यासम संप्राप्ति। देखो यहाँ पर ये गुण यहाँ तक ही बताए गए हैं। ये तो इसके बताया गया कि वात के गुण के अगर आप अपोजिट सेवन करते हो तो उसकी संप्राप्ति हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखो जब आप चरक सूत्र स्थान 1 पढ़ोगे तो वहाँ पर वात के आप 7 गुण मिलते हैं। रूक्ष मिलता है, ड्राई होता है, ठंडा होता है, लघु लाइट होता है, ठीक है, सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है, चलो मतलब मूवमेंट कराता है, चलो तो विशद होता है, ठीक है, और खर होता है। ये 7 गुण यहाँ पर मिलते हैं। जब आप चरक सूत्र स्थान 12 खोलोगे, चैप्टर नंबर 12 खोलोगे तो वहाँ पर जो गुण मिलते हैं वो 6 गुण मिलते हैं। सर ये कैसी बात है, एक बार आचार्य चरक ने 7 गुण बता दिए, एक बार 6 बता दिए, ठीक है। तो यही आचार्य चरक ने बताया है और उन्होंने इसका रीजन ये बताया है कि यहाँ पर जो 6 गुण है वो कारण क्या है कि इन्होंने यहाँ पर सूक्ष्म और चल को नहीं माना, सूक्ष्म और चल गुण को नहीं माना, इनकी जगह और वात का एक और गुण माना जो है दारुण। दारुण क्या, कठिन, मतलब एक तरीके से वायु की वजह से आपका जो स्किन है वो रप्चर हो जाती है। जैसे कि जब कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा वायु की वजह से आपकी स्किन कैसी हो गई, रूखी रूखी सी हो गई है, फट गई है, ठीक है। तो वही गुण होता है दारुण। दारुण मतलब एक तरीके से जो आपकी त्वचा है वो फट रही है, वो भी किसकी वजह से होता है, वात के गुण की वजह से ही होता है। तो याद रखना रूक्षम शीतम लघुम सूक्ष्म चलो विशद खरम, सूक्ष्म चलोत विशद खरम। तो मुझे भी याद है, ऐसे बहुत सारे श्लोक्स तो आपको भी याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वात वाले चैप्टर के अंदर आते हैं वात के वेद। देखो वात के 5 वेद होते हैं, मैंने याद करा रखा है पुष्पा करके, PUSV, प्राण वायु, उदान वायु, शमान वायु, व्यान वायु और अपान वायु, ठीक है। और ये जो श्लोक है वो आपको चरक चिकित्सा स्थान 28 में देखने को मिलेंगे, ये इसके रेफरेंस है। तो प्राण वायु के यहाँ पर स्थान और कर्म बताए गए हैं। तो स्थान प्राण से मूर्धा उर कंड जीव आस्य नासिका पृष्ठीवन क्षुब्ध उद्गार श्रास आदि कर्म चय। तो पहले जो श्लोक में बताया गया है वो उसके स्थान बताए गए हैं और जो दूसरे श्लोक में बताए गए वो उसके कर्म बताए गए हैं। जैसे प्राणवायु का जो स्थान बताया गया है वो बताया गया है कि मूर्धा में, उर में, कंठ में, जीवा में, आस्य में, नासिका में। इसको मैंने कुछ इस तरह से करा था, मूर्धा, उर, कंठ, जीवा
आस्य नासिका। तो मुख जान करके मैंने यहाँ पर इसको कर लिया था कि मूर्धा में होता है, उर में होता है, कंठ में होता है, जीवा में होता है, आस्य में होता है, नासिका में होता है। देखो ये जो बात के यहाँ पर स्थान बताए गए हैं वो एक विशेष स्थान बताए गए हैं। वैसे तो बात हमारी पूरी बॉडी में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विशेष स्थान मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम देख रहे थे, ये तो पता ही हो गया यार सबको, मुर्दा सिर को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताने लग जाऊँ तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मुझ पर बताए बिना भी नहीं रह जाता, ठीक है। तो बता देता हूँ। देखो मुर्दा क्या होता है, सिर होता है, मस्तिष्क जिसको हम रेट कर सकते हैं। और उर तो सभी पता है, देखो उर होता है चेस्ट वाला रीजन। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है उर, एक होता है उरु। उरु जो होता है आपका थाई वाला रीजन होता है, उर आपका चेस्ट वाला रीजन होता है। फिर ये कंठ हो जाता है, देन जीवा सभी जानते हैं, ठीक है। और आस्य, जो आस्य है हमारा वो होता है मुख, ठीक। एंड देन नासिका, मुख जान से मैंने कर लिया था, मुर्दा उर कंठ जीव आस्य नासिका। और इसके जो कर्म बताए गए हैं ये यहाँ पर स्थान लिख देता हूँ, ऐसे ही सभी श्लोक के अंदर होता है। और ये इसके कर्म है। तो कर्म क्या है, पिष्टिवन शब्द उद्गार श्रास आहार आदि कर्म च। तो पिष्टिवन का मतलब होता है थूकने का जो कार्य, छींकने का जो कार्य होता है, डकार का जो कार्य होता है, सांस लेने का जो कार्य होता है, आहार को निगलने का जो कार्य होता है, इसमें प्राणवायु रिस्पॉन्सिबल होती है, कर्म जो है। तो ये सारे कर्म किसके होते हैं, प्राणवायु। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु क्या स्थान है, क्या कर्म विशेषकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पूछा जा सकता है कि आहार को नीचे निकलने में कौन सी वायु रिस्पॉन्सिबल होती है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। शब्दों के लिए, डकार के लिए, ठीक है, थूकने के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है, तो प्राणवायु। जैसे उदान वायु काफ़ी बार पूछे जाते हैं इसके कर्म। जैसे इसका देख लेते हैं, उदान से पुनः स्थान नाभ्यम उरम कंठ एवं च। तो उदान से को जो पुनः स्थान बताए गए वो कहाँ कहाँ पर बताया गया है, नाभि बताया गया, उर बताया गया, कंठ बताया गया। देखो उर यहाँ पर भी था, उर यहाँ पर भी था और कंठ भी था। तो उर और कंठ तो सेम ही है। यहाँ पर नाभि और बता दिया गया, नाभि मतलब अम्लाइकल जो रीजन होता है। तो ये यहाँ पर उदान वायु में बताए गए स्थान। कर्म क्या बताइए, वाक प्रवृत्ति। जैसे मैं वो जो बोल रहा हूँ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उदान वायु रिस्पॉन्सिबल है। प्रत्यनम ओजनम, ठीक है। और उसके बाद बताया प्रत्यन करने का, जो प्रत्यन मतलब जो भी आप कोई कोशिश कर रहे हो, प्रत्यन करने का कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है आपका उदान वायु, ठीक। ये सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, किस तरह से नहीं। और बताया गया प्रत्यन ओजो। ओजो मतलब एक तरीके से ऊर्जा के बताया गया है, बल के लिए, वन के लिए, ठीक है, बल के लिए, वन के लिए। तो ये सारे किसके कार्य होते हैं, हमारे उदान वायु को। तो उदान वायु बल भी देता है, वन भी देता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वाक प्रवृत्ति, बोलने के लिए, ठीक है। तो उदान वायु का स्थान याद रख लेना, पुनः सन नाव्य उर कंठेवच है, ठीक। और इसका जो कर्म बताया गया है वो क्या बताया गया है, और वाक प्रवृत्ति पतंजलि, ठीक है। अब हम बात करते हैं समान वायु की। तो समान वायु से कैसे याद रख लोगे, देखो जैसे उदाहरण से पुनः स्थान हो गया, सामान्य स्वेदो दोष अंबु वाहिनी श्रोतांशी समादिष्ट है। तो ये अर्थात यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जो स्वेद है, स्वेद व स्रोतस है, और दोष व स्रोतस है। दोष व मतलब वाद दोष व स्रोतस, पित्त व दोष, कफ व स्रोतस है, ठीक है। तो ये, और इसके बाद अंबु व स्रोतस, अंबु मतलब जल से, रस व स्रोतस जो हो गया, ठीक है। जो इनके जो स्रोतस है, इनके समाधिष्ट मतलब इनके अधिष्ट होकर, मतलब ये जितने भी स्रोतस है इनके अधिष्ट होकर। कौन अधिष्ट होती है, जो हमारी अंतरस अग्नि कौन होती है, आपकी जो जठर अग्नि होती है। तो इनके अंदर क्या आती है, आपकी जठर अग्नि रहती है। तो इनमें अंदर जठर अग्नि रहकर इन सभी को समान अग्नि बल प्रदानम, अग्नि क्या करती है, बल प्रदान करती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, समान वायु का स्थान स्वेद व स्रोतस में, दोष व स्रोतस में, अंबु व स्रोतस में, इन सभी में रहती है। इन सभी के अंदर रहकर इन्हीं को बल प्रदान करती है। ये होती है हमारी समान वायु। देन हम बात करते हैं व्यान। व्यान वैसे व्याप्त, मतलब जो सभी चीज जो हमारे सारे देह में व्याप्त रहती है। तो देह व्यापन होती थी, देह व्यापन होती का मतलब यही है कि जो आपके सारे शरीर में व्याप्त रहती है। सर्वतु व्यान शीघ्र गति निर्नाम, और जितने भी हमारे जो कार्य है उसको शीघ्र गति कराती है। जैसे कि शीघ्र कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आंखों को बार बार पलकना झपकना, ठीक है, और आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना। ये जितने भी हमारे जितने शीघ्र वाले कार्य होते हैं वो कौन करती है, व्यान वायु। गति प्रसारण आक्षेप निमेष आदि क्रिया सदा, ठीक है। अब ये देखो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स है ना, वो आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये जो वायु होती है वो आपके सारे शरीर में व्याप्त होती है, ठीक है। और इसके जो प्रसारण बता दिया, आक्षेप, निमेष, वही आंखों को पलकना, चमकना, एक्सपेंशन करना, ठीक है, एक्सपेंड करना, कॉन्वल्जन करना, ये सारे जो कार्य होती है वो व्यान वायु करती है। एंड उसके बाद आती है अपान वायु, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपने कई बार आपके काम भी आती है कि इनका स्थान है वर्षन में होती है, वस्ती में होती है, मेडर में होती है। देखो ये सारे टर्म आपको पता होनी चाहिए यार कि वर्षन क्या होते हैं। देखो वर्षन को हम टेस्टिकल्स बोलते हैं, वस्ती को यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है, मेडर इज पेनिस बोलते हैं, ठीक है। देखो
इस तरह से आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और सुश्रुत देखो मेढक को हमारा सेप भी बोलते हैं, ठीक है, ये आचार्य चरक बोलते हैं क्योंकि आचार्य चरक के अनुसार ही तो है भाई, ये सारे जो श्लोक है वो चरक चिकित्सा 28 के ही तो है। जबकि मेढक को सुश्रुत क्या बोलते हैं, सेप बोलते हैं। और नाभ्यम उरुम, नाभ्यम रहता है, उरुम रहता है, ठीक है। और बंशन प्रदेश में रहता है। बंशन इज क्या है, इंग्वाइनल जो रीजन होता है, इंग्वाइनल रीजन गुद में होता है। अपान स्थानम मंत्रस, और अपान स्थान के मंत्रस बोला गया सुख, और इसका जो कार्य होता है वो शुक्र का, मूत्र का, सक्रांति का, सर्ज त्याग, मतलब जो शुक्र मतलब मूत्र को त्याग करने का जो कार्य करती है वो कौन होती है, अपान वायु होती है। देखो जो अपान वायु की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है। क्यों नीचे की तरफ होती है, उसको कहीं मूत्र का, मल का और शुक्र का, इन सभी को नीचे की ओर मूवमेंट कराना होता है, ठीक है। और जब ये वायु ऊपर की ओर हो जाती है तो इसे एक रोग होता है, उसे हम बोलते हैं उदावर्त, ठीक है। यानी इसमें क्या होती है, जो वायु की जो अपान वायु की जो गति होती है वो ऊपर की ओर हो जाती है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं वात के स्थान के बारे में। तो वात का जो स्थान है वो बताया गया है वस्ति, पुरीसदान, कटि, सत्यानी, पादस्थानी, पक्वासिस, वात स्थानी, तत्रापि पक्वासो विशेष वात स्थानम, ठीक। तो यहाँ पर जो वात के स्थान बताए गए हैं वो बताए गए हैं। देखो जो पहले वात के स्थान बताए गए थे वो बताए गए थे हर एक वायु को स्पेसिफिक। अब यहाँ पर एक जनरलाइज बताए गए हैं कि जो वात होता है हमारे वस्ति में भी होता है, पुरीसदान रेक्टम में होता है, ठीक है, एंड कटि में होता है, ठीक है। तो ये कटी क्या होता है, जो आपका पैल्विक वाला रीजन होता है ना, जो कटी कटी प्रदेश आपने मर्म वाले में पढ़ा होगा, तो ये पैल्विक जो रीजन होता है, सॉरी, और सख्तनी, सख्तनी क्या होता है, जो आपकी सख्त मतलब सख्त क्या होती है, जंगा होती है, तो इस तरह से याद कर सकते हो, जो जंगा हो गई, थाई वाला जो रीजन हो गया, ठीक है। और पाद अस्तियानी, पाद वस्ती का क्या मतलब है, यहाँ पर जो आपके पैर हो गए, ठीक है, पाद मतलब जो मतलब लोअर वाले पैर हो गए, ठीक है। और अस्थि मतलब पैर तो वैसे लोअर ही होते हैं, ठीक है। और अस्थि मतलब यहाँ पर जो ये बोन्स होती है, ठीक है, इनके अंदर। एंड पकवास आप जानते हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो पकवास यहाँ पर जो स्पेशल ली गई है वो लार्ज इंटेस्टाइन से लिया गया है, ठीक है। अब कई जगह कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन भी ले लेते हैं, ठीक है। और वात स्थान, ये वात के स्थान बताए गए हैं। जबकि जो इनका जो विशेष स्थान बताया गया है तत्रापि पकवासो विशेष स्थानम, और जो पकवासो जो बताया गया है, जो लार्ज इंटेस्टाइन बताई गई है उसका विशेष स्थान बताया गया है वात, ठीक है। इसका विशेष स्थान क्यों बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर वात इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इस बात को क्या करना है, नीचे की ओर जो मल है, मूत्र, इन सभी का त्याग कराना है, ठीक है। इसलिए इसका पकवासा का विशेष स्थान बताया गया है, ठीक है। जबकि आचार्य भागवत क्या मानते हैं कि जो अम्लाइका से जो नीचे वाले रीजन है उसमें वात प्रदान होता है, इस तरह से। और वात के कर्म क्या बताए गए हैं, उत्साह, श्वास, निश्वास, स्वाद, चेष्टा, धातु गतिम, समा मोक्षो गतिमान, वायुस कर्म विकारम, देखो ये चरक सूत्र ने बताया है। जबकि हमने आपको वात के जो प्राकृतिक कर्म थे वो आपको बताए थे, वही सेम कर्म है, बस चरक ने अपने लैंग्वेज में वो बताया है कि उत्साह का, उच्छ्वास का मतलब वही, एक्साइटेड कोई काम करने के लिए, इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन की है, जितनी भी चेष्टाएँ है, धातु को बैलेंस करने का जो काम है, ठीक है। और ये जितने भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वात के द्वारा होते हैं। तो इतना याद रख लेना है, ठीक। तो इसमें कोई ऐसे रिस्पॉन्स, ऐसे कोई चीज़ ऐसा है नहीं कि जो आपको चीज़ समझ में नहीं आए, ठीक है। तो सम मोक्षो गतिमाति वायु कर्म विकार जन्म, मतलब वही है कि जितने भी हमारा जो मल होता है उसको निष्क्रिय करने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, वात करते हैं। आप चाहो तो इसे भी कर सकते हो, चाहो तो प्राकृतिक वारे को कर सकते हो, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, चेष्टा वेग प्रगति साम्य चाहे धातु नाम बाटवेन चाहे, इस तरह से कुछ श्लोक था वो, ठीक है। तो इसके बाद ये वात का हो गया। देन अब हम बात करते हैं पित्त के। तो पित्त के क्या गुण है, तो पित्त के यहाँ पर बताया गया पित्तम सहस्नियम तीक्ष्णम उष्णम लघुम विश्रम सरम द्रवम। अब देखो ये हमारा वात वाला चैप्टर कंप्लीट होता है और पित्त वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। तो पित्त के यहाँ पर गुण बताए गए हैं, जो पित्त होता है वो सहस्न्य होता है, तीक्ष्ण मतलब एक ना कहीं थोड़ा सा लिक्विड होता है, और तीक्ष्ण होता है, और उष्ण होता है, और लघु होता है, विश्रमम होता है, ठीक है, और सर होता है, द्रवम होता है। ये जो श्लोक है आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में मिल जाएगा, ठीक। तो ये गुण आपको याद कर लेने हैं, जैसे आपके वात के गुण आपने याद करे थे, ठीक है। देखो जो भी आप याद करो ना, जैसे वात के गुण हो गए, पित्त के गुण हो गए, वो आपका रेफरेंस जरूर कर लो। जैसे मान लो आपको ये पित्त के गुण अष्टांग वाला हल्का लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो आप रेफरेंस साथ से कर लो, ठीक है। अब मान लो चरक का थोड़ा बड़ा था, 2-3 लाइन वाला, मैंने नहीं करा था, मैंने अष्टांग का करा था, तो मैंने अष्टांग का याद कर लिया, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप केवल जिसका मतलब जिसका भी आप लिखो यार रेफरेंस लिख दो कि अष्टांग का है, चरक का है, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पित्त के स्थान की बात करें तो स्वेद, रसो, लसिका, रुधिर, अमाशय, पक्वासो, पित्त स्थानम। तो क्या बताया गया है, स्वेद मैंने कुछ इस तरह से याद करा था, सरला, सर स्वेदो, रसो, लसिका, रुधिर, सरलरा,
कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कुछ इस तरह से ही बना रखा था इसका, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना सकते हो अगर आपको ऐसे याद करनी है तो, ठीक है। तो सरल ला करके करा था मैंने कि स्वेदु, रसु, लसिका, रुद्र और अमासे, हाँ इसी तरह से करा सरल लरा कि सरल लरा, सरल लरा। तो स्वेदु, रसु, लसिका, रुद्र, अमासे प्रथम स्थानम तत्रापि अमासे विशेषम पितृ स्थानम। और जो अमाशय होता है उसका विशेष स्थान होता है, याद रखना है आपको कि जो आपका अमाशय होता है, स्टोमच होता है, वो उसका विशेष स्थान होता है किसका, पित्त का। और वात का जो विशेष स्थान होता है वो पक्वाशय होता है। और नॉर्मली कह रहे हो जो पित्त है वो स्वेद में भी, रस में भी, लसिका में भी, रुधिर में भी। भाई आप इनको थोड़ा फील भी कर सकते हो। जो पसीना आता है वो आप देखना, जब भी आपका पित्त बढ़ता है, जब भी आपका पित्त बढ़ता है तो पसीना निकलता है, उसमें थोड़ी उष्णता होती है। और जो आपकी लसिका होता है, जो लिम्फ वगैरह होता है, तो उसमें भी होता है। रुधिर मतलब रक्त होता है, जब भी आपको रक्त लगता है देखना वो कितना उष्ण होता है, ठीक है। और अमाशय में भी पित्त ही होता है क्योंकि उसे डाइजेशन कराना होता है वहाँ पर। अब पित्त के कर्म क्या होते हैं, पित्त के जो कर्म बताए वो बताए गए दर्शनम, पक्तिम, ऊष्मम, क्षैत्रिश। देखो ये चरक सूत्र का भी आप कर सकते हो। मैंने जो कर्म करे थे वो अष्टांग हृदय के अनुसार भी करे थे, ठीक है। आप यहाँ पर इसके प्राकृतिक कर्म ले सकते हो, ठीक है। जो उष्ण, पित्तम, उष्णम, दर्शनम, ये वाला क्षुत्र, रुचा, प्रभा, मेधा आदि, शौर्य, कारंतम, ये जो जो मार्दव लास्ट में था, ये जो श्लोक मैंने करा था। लेकिन आप यहाँ पर पित्त के कर्म भी अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक के अनुसार भी कर सकते हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, जो भी आप श्लोक याद करा करो वो आप देख लिया करो क्योंकि इसका मुझे करना है। अगर आपने भागवत का कर लिया तो भागवत पे ही अटल रहिए, चरक का कर लिया तो चरक पे रहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका बता दी तो आप यही करिए। और आपको जो याद है वो करिए, अगर कुछ भी याद नहीं है तो मेरे अनुसार चलिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दर्शन करने का मतलब देखने का जो कार्य होता है, ठीक है। और पक्तिम, उष्मा, उष्मा के लिए, और भूख प्यास के लिए, तृष्णा के लिए, और देह के लिए मार्दम, मार्दम मतलब शरीर को थुलथुला करने के लिए, प्रभा के लिए, प्रसादों के लिए, सारे वही है, बस थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया गया है। मैं यही कहूँगा, मैंने अष्टांग का आपको याद कराया तो अष्टांग का कीजिए, और आपको ये करना है तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं पित्त की वृद्धि के लक्षण, पित्त के क्षय के लक्षण। ये ऑलरेडी आप पहले कर ही चुके हो, ठीक है। तो इनके करने की अभी आवश्यकता आपको नहीं है वापस से, पर आपको याद रखना चाहिए कि पित्त वाला चैप्टर आता है तो वृद्धि और क्षय के लक्षण आपको याद होनी चाहिए। अब कफ के गुण की बात करते हैं तो कफ का जो गुण है वो आचार्य भागवत के अनुसार करा है कि स्निग्ध शीतो गुरुमंद श्लेचनो मृत्यु स्थिरम कपम। मतलब जो स्निग्ध करने का काम करता है, शीतल का, गुरु का, मंद का, श्लेचन का, ठीक है। तो श्लेचन मतलब जो स्मूथ, मृत्यु मतलब स्टिकी, ठीक है। ये सारे किसके गुण होते हैं, कफ के गुण होते हैं। कफ के स्थान कहाँ पर है, तो कफ के जो स्थान बताए गए हैं वो आचार्य चरक के अनुसार बताए गए हैं कि उर में होता है, ठीक है। उर मतलब वही थोरक्स वाला रीजन, सिर में होता है, ग्रीवा में होता है, और पार्वन, पार मतलब जो संध्या होती है, ठीक है। और अमाशय में होता है, अमाशय में होता है। और मेद, मेद, मेद में भी कफ का स्थान होता है, ठीक है। तो ये इन सभी में कह रहे हैं कि स्थान बताए गए हैं। जबकि जो तत्रापि विशेषणम श्लेष्म स्थानम, तत्रापि उरो, तत्रापि उरो मतलब जबकि जो विशेष स्थान होता है वो कहाँ पर होता है, उर में होता है, थोरस वाले रीजन में होता है। अब यहाँ पर कफ के कर्म के बारे में बात कर लेते हैं। कफ के जो कर्म बताए गए वो बताए गए स्नेह बंध, स्नेह का काम करने का काम करता है, मतलब कफ शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है। और बंद करने का भी, स्नेह बंद मतलब बंद करने का भी यहाँ पर कार्य करता है। मतलब बंद मतलब जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे संध्या हो गई, और संधि मतलब जितने भी जॉइंट्स हो गए, तो इन शरीर को जो जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, काफ़ी तो करता है। और स्थिरता बैलेंस करने का, भारी करने का, वृषता मतलब कहीं ना कहीं स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने का, बल देने का, और क्षमा देने का, धृति, लोभ, से सारे काम हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक कार्य में। ये हमने चरक के अनुसार पढ़ा है, वहाँ पर हम भागवत के अनुसार पढ़ चुके हैं प्राकृतिक कर्म के अंदर। और ये कफ के क्षय और वृद्धि के लक्षण ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये कफ वाला चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो वात वाला भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपको याद रखने की कौन से चैप्टर में कौन कौन से श्लोक है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कौन से नहीं पढ़ चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब मैं दूसरी वीडियो में यहाँ पर इसके श्लोक कंप्लीट कराता हूँ। ज़्यादा श्लोक नहीं है इसी वीडियो में, मैं कंप्लीट करा सकता हूँ 42 श्लोक से करीब। तो यहाँ पर 30 तो हो ही गई है, तो और 12 श्लोक है, थोड़ी सी देर में करा देते हैं जल्दी से। देखो, रोग की 6 अवस्थाएं होती है, संचय, प्रकोप, परिसर, स्थान, संश्रय, व्यक्त, भेद, क्षय, यति, दोषनाम, रस, भवेद, विषक। तो ये बताया गया है कि जो आचार्य सुश्रुत ने बताया, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि रोग की 6 अवस्थाएं होती है, संचय होती है, प्रकोप होता है, परिसर होता है, स्थान, संश्रय होता है, व्यक्त होती है, भेद। ये 6 अवस्थाएं हो गई। और जो भी वेद इन 6 अवस्था को जानता है उसे हम अच्छा वेद मानते हैं। अब क्रियाकाल की उपयोगिता, तो संचय अप्रेतम दोषनाम लभते नोअत्रि गति तय उत्तरास गतिषु भवंती बलकतरा सुश्रुत। तो यहाँ पर क्या बताया देखो, तो यहाँ पर बताया गया है कि संचय अप्रेता दोषनाम लभते नोअंतरा गति। तो इसका कहने का मतलब है जो पहली अवस्था होती है संचय, उसमें ही अगर हम दोषों का क्या करें, अपहरण कर लेते हैं,
कहने का मतलब ये है कि उसमें दोषों का विनाश कर दिया जाता है, तो वो आगे गति ही नहीं करेंगे। भाई अगर दोष को संचय में कर देंगे तो प्रकोप नहीं होगा, प्रकोप नहीं होगा तो वो आगे जाके डिजीज रोग उत्पन्न नहीं करेगा। तो हमने संचय अवस्था में क्या कर देना है, दोष को रोक देना है। ठीक है, अब वो कब रोक पाएंगे, जब आपको क्रियाकाल के रोग की इनके ज्ञान की अवस्था होगी, तो जिसकी वजह से जो रोग साध्य रोग असाध्य में कन्वर्ट नहीं होगा, या फिर जो दोष है वो रोग में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप चिकित्सा ना करते हो तो उत्तराज गति से, अगर आप चिकित्सा नहीं करते हो तो वो आगे क्या करते हैं, गति करते हैं, और जैसे ही समय बीतता रहता है उनका जो बल है वो और अधिक ज़्यादा बलवान हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो रोग को उत्पन्न करते हैं। तो क्रियाकाल की उपयोगिता ये हो गई, आप रोग से बचा सकते हो पहले ही संचयावस्था में रोक के। फिर प्राकृतिक परिभाषा क्या होती है, जन्म मरण अंतराल भवानी, मतलब जो जन्म से लेकर मरण तक एक बार जो बन जाती है वो हमेशा सेम रहती है, और अविकारी होती है, मतलब उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोष स्थिति प्रकृति, मतलब जो दोष की प्रकृति एक बार स्थित हो चुकी है वो जन्म से मरण से लेकर स्थित रहेगी। अगर मैं कह रहा हूँ मेरी पित्त और कफ प्रकृति है, तो वो हमेशा पित्त और कफ ही प्रकृति रहेगी। ठीक है, वो चाहे मैं जीऊँ चाहे मरूँ, उसके बीच के स्टेट में कभी वो चेंज नहीं होने वाली है। जैसे मैं बात करता हूँ प्रकृति निर्माण की, प्रकृति निर्माण ही हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जब शुक्र और शनि का सहयोग होता है उस टाइम पे माता पिता के अंदर कौन सा जो दोष है वो डोमिनेंट होता है, उसी के अनुसार आपकी प्रकृति भी बनती है, ऑलरेडी नो। पंचमहाभूत विकार प्रकृति, ये भी आप पढ़ चुके हो कि शरीर नाम चेतना अधिष्ठान पंचमहाभूत विकार समुदाय संयोग भाई, मतलब जब पंचमहाभूत आत्मा से सहयोग करते हैं तो उनसे क्या होता है, इनके विकारों से सहयोग होकर शरीर की उत्पत्ति होती है। अब प्रकृति के अंदर एक और आता है कि वात प्रकृति पुरुष के लक्षण। तो वात प्रकृति पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, मतलब आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई व्यक्ति वात प्रकृति का है, तो आप देख सकते हो कि अल्पकेशो। तो हम बात कर रहे थे वात प्रकृति पुरुष के लक्षण के बारे में। जो वात प्रकृति वाले उनके अल्पकेशो होते हैं, मतलब सिर पे कम बाल देखने को मिलते हैं, और वो क्रश होते हैं, रुक्ष होते हैं, वात्सलस मानस, मतलब बहुत अधिक बोलते हैं, और आकाशचारी सपने, और हमेशा इनको जो सपने आते हैं ऐसे लगता है वो आसमान में उड़ रहे हैं। तो ये ऐसे जो लक्षण होते हैं वो वात प्रकृति नर को आते हैं। ये जो वात प्रकृति पुरुष है, पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण है, और कफ, ये तीनों आचार्य सारंग हमने बताए थे। फिर पित्त प्रकृति पुरुष के क्या लक्षण होते हैं कि अकाले पलित व्याप्तु धीमान स्वेदेजी चैरोशन, मतलब उनके समय से पहले जो बाल है वो पक जाते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, क्रोध भी बहुत जल्दी आता है, और इनके जो सपने आते हैं वो हमेशा ऐसे आएंगे ज्योतिष, मतलब आग जल गई या फिर बिजली गिर गई, तो इस तरह से इनको सपने आते हैं। ये सब लक्षण पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण होते हैं। और कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण गंभीर बुद्धि होगी, मतलब इनकी बुद्धि बहुत अधिक होगी, स्थूलांग होंगे, मतलब अंग बड़े बड़े होंगे, स्निग्ध केशों, मतलब केस बहुत ज़्यादा होंगे, महाबल होगा, एंड स्वप्न जलाशय, और स्वप्न में हमेशा जल आएगा, मतलब स्वप्न में जल में तैर रहे हैं, इस तरह से। ये सारे जो लक्षण है वो श्लेष प्रकृति के लक्षण होते हैं। फिर आर के बारे में देखते हैं कि आर की परिभाषा क्या है। आरंती इति आरम आन पान आदि सर्वम, मतलब जिसको आहरंती इति आरम, मतलब जिसको निगला जाता है। ठीक है, आप चाहे उस द्रव में उसमें द्रव हो, चाहे या फिर उसमें सॉलिड कोई चीज़ हो, तो उन सभी को हम आर कहते हैं। तो आर का महत्व क्या है, अगर आप अच्छा आर का सेवन करते हो तो वर्ण मिलेगा, प्रसाद व्ययम स्वसवर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टिम पुष्टि बलम मेधम सर्वनिम प्रतिष्ठितम। तो ये सारी चीज़ किसके अंदर मिलेंगी, आर के महत्व के अंदर है। भाई अच्छा खाना खाओगे तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन है वो भी अच्छे से डेवलप होंगे और आपको पुष्टि भी मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आर परिणाम का भाव आते हैं। तो आर परिणाम और भाव वैसे तो नॉर्मली याद रख सकते थे, पर एक श्लोक के माध्यम से याद रखोगे तो अच्छे से रह जाएंगे। उष्मा वायु क्लेद स्वेद काल संयोग चैती। ठीक है, चरक सारे स्थान 6 का है। अन्वय स्रोतस के कारण और लक्षण क्या है, देखो ये अन वाला आर वाला चैप्टर है, तो आर पाक वाला, तो इसमें अन्वय स्रोत की दृष्टि कारण लक्षण आपको पता होना चाहिए। कारण क्या है कि जो अन्वय स्रोत उसका इस तरह से दृष्टि होती है, अगर आप अति मात्रा में बहुत अधिक भोजन करते हो, चाहे अकाले मतलब बिना कोई समय कोई भोजन करते हो, कभी सुबह कभी रात भोजन कर रहे हो, चाहे तैसे अहित भोजन का सेवन कर रहे हो, तो जो आपका जो स्रोतस है, जो अन्वय स्रोतस है, उसकी दृष्टि हो जाएगी। ठीक है, और अनवाहिनी दूषंती व्यंजन पावक से है, और अनवाही की कैसे से दृष्टि हो जाएगी कि पावक आज से, मतलब जो आपकी अग्नि या अनल है वो कैसे हो, मंद हो। तो पहला अति मात्रा में भोजन करने की वजह से, अकाल में भोजन करने की वजह से, अहित भोजन करने की वजह से, और चौथा है पावक से, अग्निमंद होने की वजह से अगर आप सेवन करते हो तो आपको जो स्रोतस के अन्वय स्रोतस की दृष्टि हो जाएगी। इसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, अन अभिलाषा, भाई स्रोतस अन्वय स्रोतस दृष्टि हुआ है तो अन्न खाने की इच्छा नहीं रहेगी, और रुचि हो जाएगी, और जो खाना है वो अविपाको रहेगा, अन्न उल्टी होगी। ठीक है, दृष्टव अन्नम, और जो अन्न से दृष्ट हो जाएगी वह न अस्यम स्रोतांशी
प्रदुष्टम अनिति विद्यार्थ। तो ये सारे जो लक्षण है किसके बताए गए, अन्वय की दृष्टि के लक्षण बताए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विपाक की जो है विपाक का क्या बताया गया है कि जठराग्नि अग्निना योग द्वितीय रसांतरम, मतलब जो मास में जब आर जाता है तो उसमें जठराग्नि वर्क करती है और उसकी वजह से उसमें कुछ परिवर्तन आता है और उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विपाक कहते हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9 का श्लोक है। फिर जठराग्नि की बात करते हैं तो जठराग्नि सर्वनावातर रसम, मतलब जठराग्नि सब पे वर्क करती है, चाहे रस हो, चाहे बल हो, चाहे विपाक हो, इन सभी का कह रहा पाचन करने का काम करती है। एंड उसके बाद भौतिक अग्नि, मतलब उसके बाद जठराग्नि के बाद भौतिक अग्नि काम करती है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर हो गए सारे 43 श्लोक से करीब, ठीक है 43 श्लोक से, और इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वैसे तो इसमें कुछ समझाने का था नहीं इतना खास, मतलब श्लोक को समझाने का वैसा कुछ नहीं था कि कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट तो हम वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि मतलब 43 के आप 40 ही श्लोक, 40 भी नहीं है, वो 30 से 35 के बीच में ही श्लोक है। काफ़ी श्लोक रिपीटेटिव भी है। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस से करते जाते हो तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी और ये पता होगा कि कौन से चैप्टर में कौन से श्लोक आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में और आपको पता होगा कि वात का श्लोक है तो कौन कौन से श्लोक लिखने हैं। ठीक है, दोष की विकृति दृष्टि का लक्षण है तो कौन कौन से श्लोक लिखने हैं। रेफरेंस अगर आप कर लेते तो वेल एंड गुड है, आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं। और देखो जब भी आप सेकंड फ्रॉप थर्ड फ्रॉप में आएंगे, ऐसा नहीं कोई नई श्लोक आने वाली है, ये बहुत सारे श्लोक रिपीट ही होते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इन श्लोक को कर लेना ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। और श्लोक को याद करने का क्या तरीका है, देखो रेगुलर श्लोक को पढ़ो, कोई तरीका नहीं है। सुबह उठ रहे हो सुबह रेगुलर पढ़ो। देखो मैं जनरली सुबह वीडियो बनाता हूँ, सुबह पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें दिमाग बहुत शांत और काम अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका बेस्ट टाइम हो वहाँ पर श्लोक को आप ज़रूर करिए। ठीक है, एक श्लोक को कम से कम 15-20 बार आपको एक बार याद कर लेना चाहिए ताकि आपको वो लॉन्ग टाइम के मेमोरी लिए बन जाए। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार पढ़ लिया याद हो गया और 2-4 दिन बाद वो फिर भूल जाओगे, तो इससे कोई काम नहीं बनने वाला है। रेगुलर पढ़िए श्लोक को, यही इसका लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, चाहे अगर मान लो आपके एग्जाम में 5 दिन भी बचे हैं और आप रेगुलर पढ़ लेते हो 5 दिन तो भी काम बन जाएगा। रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार आप इसको पढ़ोगे समझोगे इतने अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक आध वर्ड मिस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा श्लोक कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और इसकी जो वीडियो रहने वाली है वो हम क्रिया शरीर पेपर 2 की वीडियो इसके बाद लाएंगे और इस क्रिया शरीर पेपर 2 को कंप्लीट करेंगे फिर। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।